नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इस पाठ में मन्नू भंडारी ने अपने जीवन में आए हुए व्यक्तियों का उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में ही वर्णन किया हुआ है। किस किस व्यक्ति ने उसके जीवन में क्या क्या भूमिका निभाई, ये वर्णन उन्होंने किया है। तो एक कहानी यह भी पाठ जो है ये मन्नू भंडारी जी का लिखा हुआ है, एक प्रसिद्ध कहानी है ये। इसमें उन्होंने उन व्यक्तिगत घटनाओं का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है जिनका संबंध लेखकीय जीवन से रहा है। संकलित अंश में मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर सामने आया है। उन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ लेखिका ने अपनी किशोर अवस्था में घटित घटनाओं का सजीव चित्रण किया है। किशोर अवस्था यानी जो युवा अवस्था होती है, उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे किशोर अवस्था बोला जाता है। साथ ही तत्कालीन वातावरण का सजीव चित्रण भी किया है, यानी उस समय का जो क्या वातावरण था उसका वर्णन भी किया है लेखिका ने। ये जो बात है 1946-47 के आंदोलन की गर्माहट इस पाठ के पूर्ण रूप से अनुभव की जा सकती है। ठीक है, यानी 1946 और 47 का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी लेखिका ने सक्रिय भाग लिया था और इसमें लेखिका ने उसके बारे में भी वर्णन किया है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, किंतु उनका बचपन जो है राजस्थान नगर के अजमेर नगर के एक मोहल्ले में बीता। उनका घर 2 मंजिला था। नीचे पूरा परिवार रहता था, किंतु ऊपर की मंजिल पर उनके पिता का साम्राज्य था। यानी ऊपर जो ऊपरी मंजिल थी वहाँ पर उनके पिताजी ही रहते थे। अजमेर आने से पहले वे इंदौर में रहते थे। वहाँ उनके परिवार की गिनती प्रतिष्ठित परिवारों में होती थी। ये प्रतिष्ठित यानी जिनका मान सम्मान हो, ऐसे परिवार में उनकी गिनती होती थी। उनके पिताजी शिक्षा में गहन रुचि रखते थे। कमज़ोर छात्रों को तो घर बुलाकर पढ़ाते थे। उनके पढ़ाए हुए छात्र आज बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। उसके पिता उदार हृदय, कोमल स्वभाव, संवेदनशील होने के साथ साथ क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के भी थे। यानी उदार हृदय था, ये जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाना, कोमल स्वभाव, संवेदनशील, जो जिन व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होगा वही गरीबों पर दया करेंगे। और इसके साथ साथ जो उनके पिता हैं वो क्रोधी भी थे और अहंकारी भी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। आर्थिक झटका यानी जैसे पैसे की कमी हो जाना, गरीब हो जाना, आर्थिक झटका। तो इसलिए वे इंदौर से अजमेर आए थे। यहाँ आकर उन्होंने हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। वह अपनी तरह का पहला शब्दकोश था। उससे उन्हें ख्याति तो खूब मिली। ख्याति यानी प्रसिद्ध तो खूब हो गए वो, किंतु धन नहीं, किंतु उससे पैसा नहीं मिला। कमज़ोर आर्थिक स्थितियों के कारण उनका सकारात्मक स्वभाव दब कर रह गया। सकारात्मक यानी जैसे सेवा भाव का उनका स्वभाव था, वो जो है वो दब गया। तो नकारात्मक हो गए वो सबके प्रति, सब पर शक करने लगी। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी वो नहीं छोड़ते थे, उन पर भी शक करते थे। वे अपनी गिनती आर्थिक स्थिति में अपने बच्चों को भागीदार नहीं करना चाहते, यानी बच्चों को वो महसूस नहीं कराना चाहते थे कि उनके पास पैसे की कमी है। आरंभ से ही अच्छा देखने वाले उनके पिताजी के लिए ये दिन देखने बड़े ही कष्टदायक लगते थे। इससे उनका स्वभाव संदेहशील बन गया था।
ऐसी मनोदशा में हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखते थे। यानी जैसे भी वो किसी गरीब की भी आर्थिक सहायता भी कर देते थे। जो लोगों ने पैसा लिया वो वापस नहीं दिया, और इसी कारण से वो प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लगे भी कहीं मैं इनका ये काम कर दूं और कहीं फिर ये मुझे धोखा ना दे जाएं। लेखिका ने अपने पिता की अच्छी और बुरी आर्थिक दशा का उल्लेख करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के गुणों और अवगुणों की ओर संकेत किया है। नवाबी आदतों, अधूरी महत्वाकांक्षाओं और सदा शीर्ष पर रहने के बाद नीचे उतरने की जो पीड़ा सदा क्रोध के रूप में उनकी पत्नी पर बरसती रहती थी। यानी जो उनकी आदतें कैसी थी, नवाबों वाली, यानी अमीरों वाली। महत्वाकांक्षाएँ उनकी हमेशा अधूरी रह गई, और अधूरी महत्वाकांक्षाएँ यानी जो इच्छाएँ थी उनकी, वो जो है पूरी नहीं हुई, और इस कारण से वो हमेशा क्रोध में रहते थे। और जो क्रोध है वो किसके ऊपर उतरता था, उनकी पत्नी के ऊपर। अपने बहुत निकट के लोगों में विश्वासघात मिलने के कारण वे बड़े शक के स्वभाव के हो गए थे। उनके उस शक के लपेटे में अक्सर लेखिका और उसके भाई बहन भी आ जाते थे, यानी अपने बच्चों पर भी शक करने लग जाते थे। लेखिका ने अपने विषय में कहा है कि वह काली और दुबली पतली थी। यानी लेखिका का रंग कैसा था, सांवले रंग का, काले रंग का, और पतली सी थी वो। लेखिका की उससे 2 वर्ष बड़ी बहन खूब गोरी, हंसमुख और स्वस्थ थी। पिता की कमजोरी गोरा रंग था। यानी जो लेखिका है उसकी तुलना में जो लेखिका के पिता हैं, उसकी बहन सुशीला, उससे जो है वो अधिक प्यार करते थे, अधिक चाहते थे। अतः हर बात में उसकी प्रशंसा और उससे तुलना ने लेखिका में एक ऐसी हीन भावना भर दी कि वे आजीवन उससे उभर नहीं सकी। हीन भावना कैसी होती है, मतलब हम काम करके भी हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने ये काम किया ही नहीं, मतलब एक सपन सा लगता है, और कई बार ऐसा सोचते हैं भाई मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो वो हीन भावना आ जाती है हमारे अंदर भी लोग क्या कहेंगे। किंतु माँ का स्वभाव पिता के ठीक विपरीत था। लेखिका ने उनमें धरती से भी कहीं अधिक धैर्य सहन शक्ति को देखा था। जैसे धरती है, धरती पर क्या है, पापी लोग भी रहते हैं, पुण्य आत्माएं भी रहती हैं, चोर डाकू बटमेरे, मतलब हर किसी तरह का जो व्यक्ति है वो धरती पर रहता है, और धरती जो है उनका बोझ उठाती है। तो लेखिका ने अपनी माँ को उससे भी कहीं, मतलब धरती से भी कहीं ज़्यादा सहन शक्ति वाली बताया है। मतलब कितने भी अत्याचार हो जाए वो बोलती नहीं थी, कोई भी कुछ भी काम कहे वो चुपचाप कर देती थी, मतलब मना नहीं करती थी। जैसे बच्चों को कह देते अभी तू ये काम कर, लेकिन जो लेखिका की माँ है वो कभी भी अपने बच्चों को कोई भी काम नहीं करती थी, कहती थी, और ये सोचती थी भाई ये मेरी जो है, ये मेरा फ़र्ज़ है। जैसे रसोई संभालना ये मेरा फ़र्ज़ है, बच्चों की देखभाल करना, पति की बातें सुनना, भाई ये मेरा जो है मतलब फ़र्ज़ है, या उनको जो है अधिकार है मुझे कहने का, मतलब उसके पति का, तो ये मानती थी वो। इसलिए लेखिका ने अपनी माँ को जो है अधिक सहन शक्तिशाली, मतलब शक्तिशील, जो सहनशील बताया है, धरती से भी अधिक सहनशील। किंतु असहाय और व्यवस्था में लिपटा उनका यह त्याग कभी उनके बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन सका। यानी बच्चे जो हैं उनके जैसे ना तो सहनशील बने और ना ही जो है अपनी माँ के ऊपर गए, यानी अपनी माँ का स्वभाव उन्होंने नहीं अपनाया। लेखिका ने अपने से 2 वर्ष बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन में हर प्रकार का खेल खेला था। लेखिका के 2 बड़े भाई पढ़ने हेतु बाहर चले गए थे, किंतु बचपन में ही उनके साथ भी खेलती थी। पतंग उड़ाना, मांझा सूतना, यहाँ तक कि गुल्ली डंडा खेलना भी उनके खेलों में सम्मिलित था। किंतु उसकी सीमा अपने घर या फिर मोहल्ले पड़ोस तक ही होती थी, यानी बिल्कुल बाहर नहीं जाते थे, सिर्फ अपने घर में या अपने पड़ोस में ही वो खेलते थे। उन दिनों पड़ोस
को तो घर का हिस्सा ही माना जाता था। उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जो जीवन है वह अत्यधिक संकुचित हो गया है। आजकल क्या है, आजकल जो है बड़े बड़े जो महानगर हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, या कोई भी बड़ा शहर है, वहाँ पर क्या है, हम सामने वाले पड़ोसी को भी जानते भी हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आसपास के पड़ोस जो हैं वो ऐसे लगते जैसे हमारा घर ही है। लेकिन आज नहीं, आज बिल्कुल जो है जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। बड़े बड़े महानगरों में तो और भी ज़्यादा जो है बुरे हाल हैं। लेखिका की कहानियों के अधिकांश पात्र उनके मोहल्ले के, मतलब लेखिका ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनके जो पात्र हैं वो उनके मोहल्ले के ही हैं। यहाँ तक कि दास साहब भी मौका मिलते ही महाभोज नामक उपन्यास में प्रकट हो गए, और तब लेखिका को पता चला कि बचपन की याद कितनी गहरी होती है। सन 1944 में बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए। उनके पिताजी ने मन्नू भंडारी की पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। पिताजी को यह पसंद नहीं था कि उसे पढ़ाई के साथ साथ रसोई में भी कुशल बनाया जाए। इन जो लेखिका के जो पिता हैं वो ये नहीं चाहते थे कि जो हमारे बच्चों का जो जीवन है वो रसोई में ही ख़त्म हो जाए। वो चाहते थे कि रसोई के बाहर भी दुनिया है। रसोई में अपनी जो लेखिका उसको रसोई में जाने ही नहीं देते थे। उनके अनुसार रसोई का काम लड़कियों की प्रतिभा व क्षमता को नष्ट करता है। रसोई का काम उनकी दृष्टि में भटियार खाना है। भटियार खाना जैसे सारा दिन भट्टी जलती रहती है ना, तो उसी तरह से रसोई भी सारा दिन तपती रहती है, सारा दिन कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो लेखिका के पिता उसको क्या मानते थे? भटियार खाना। वे चाहते थे कि लेखिका उनके साथ राजनीतिक बहसों में शामिल हो। उनके घर में आए दिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग होती रहती थी। कभी कांग्रेस की, कभी सोशलिस्ट की, तो कभी कम्युनिस्ट पार्टी, और कभी आरएसएस के लोग आते थे। पिताजी चाहते थे कि यह देश की गतिविधियों के विषय में भी जानकारी रखे, किंतु लेखिका का बालक मन पचड़ों को नहीं समझता था। वह क्रांतिकारियों और उनके महान बलिदानों से जरूर रोमांचित हो उठती थी। मतलब जो क्रांतिकारी थे, जो बलिदानी थे, उनके बारे में ज़रूर उसको जो है मतलब रोमांचित हो जाती थी, वही कुछ करना चाहती थी। लेखिका ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात कॉलेज में प्रवेश लिया। तभी उनका परिचय कॉलेज की हिंदी विषय की प्राध्यापिका श्रीमती सुशीला अग्रवाल से हुआ। शीला अग्रवाल से हुआ। सुशीला इनकी बहन थी। ये इनकी जो है प्राध्यापिका है, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल ने उन्हें कुछ महान साहित्यकारों की रचना पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे चलकर लेखिका ने शरत चंद्र, प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि के उपन्यास पढ़े। ये सारे जो हैं लेखकों के नाम हैं जिनके उपन्यास लेखिका ने पढ़े हैं, और अपनी प्राध्यापिका से उन पर परिचर्चा भी की है, यानी बहसबाजी या उनके बारे में बातें करना। लेखिका जैनेन्द्र की लेखन शैली से बहुत प्रभावित हुई। सुनीता शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप जैसे उपन्यासों के पढ़ने से लेखिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। जीवन मूल्य में भी बड़ी तेज गति से बदल रहे थे। पुरानी मान्यताएं टूट रही थी और नई धारणाओं का निर्माण हो रहा था। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन अपने पूरे जोरों पर था। सब और जलसे, जुलूस, प्रभात फेरी, हड़ताल, भाषण आदि का बोलबाला था। हर युवक इस ओजस्वी माहौल में शामिल था। भला ऐसे में लेखिका कैसे चैन से बैठ सकती थी? शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका की रग रग में लावा भर दिया था। लावा यानी देशभक्ति की जो भावना है वो भर दी थी, यानी उसके अंदर जो देशभक्ति का जोश आ गया था। लेखिका सड़कों पर घूम घूम कर हड़तालें करवाती, भाषण देती। उसने जब सारी वर्जनाओं को तोड़कर, यानी सारी जो मतलब जो भी उसके ऊपर जो बंधन थे वो सारी जो तोड़कर खुलेआम भाषण देना
आरंभ कर दिया था। लेखिका उनके पिता के विचारों की टकराहट उत्पन्न होगी। लेखिका और उसके पिता के बीच में जो विचार हैं उनको लेकर के टकराहट उत्पन्न हो गई। यानी पिताजी ये तो चाहते थे कि जो लेखिका है वो राजनीति के बारे में जाने समझे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो उनकी बेटी है वो बाहर जा कर के भाषणबाजी करे, नहीं लोग जो है ये कहें कि भाई देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। विवाह के विषय में विरोध चलता रहा। एक बार तो कॉलेज की प्राचार्य ने भी उनकी गतिविधियों के सिलसिले में उनके पिताजी को बुला भेजा। प्राचार्य ने उनसे कहा, क्यों न आपकी बेटी की गतिविधियों को लेकर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यानी जो प्राध्यापिका थी वो भी जो उनके भाषणबाजी थे या उनकी हड़तालें थी उनसे जो है वो बहुत तंग आ चुकी थी। इसलिए जो उन्होंने एक दिन उनके पिता को पत्र लिखा और उनको कॉलेज में बुलवा लिया। प्राचार्य ने उनसे कहा कि क्यों ना आपकी बेटी की गतिविधियों को लेकर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए, यानी अनुशासन को भंग कर रही है इसलिए कार्रवाई की जाए। यह सुनकर वे आग बबूला हो उठे। बोले, न जाने यह लड़की मुझे कैसे कैसे दिन दिखलाएगी। गुस्से में भरकर कॉलेज पहुँचे। वापस आए तो लेखिका डर गई और पड़ोस के घर जा कर के छुप गई। सोचा कि अब पिताजी का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। जब पिताजी का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा तो घर चली जाएगी। किंतु कॉलेज से वे बहुत खुश होकर के लौटे। पता चला कि पिताजी उन पर बहुत गर्व कर रहे थे। उन्हें पता चला कि सारा कॉलेज उनकी बेटी के इशारों पर चलता है। प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना कठिन हो रहा था। पिताजी ने कहा कि यह आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा है, यह समय की पुकार है, भला इसे कौन रोक सकता है। यानी एक तरह से जब सुबह तो कॉलेज गए तो बहुत ही गुस्सा हो रहे थे, आग बबूला हो रहे थे, लेकिन जब वो बाहर से आए, कॉलेज से आए तो वो बहुत खुश थे। क्योंकि जो उनकी बेटी है वो उनका नाम रोशन कर रही थी और जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी, हड़तालें कर रही थी, भाषण दे रही थी, इसलिए वो खुश थे। लेखिका के पिताजी अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बहुत सावधान रहते थे। उन दिनों हिंद फौज के मुकदमे को लेकर देश भर में हड़तालें चल रही थी। दिन भर विद्यार्थियों के साथ घूम घूम कर लेखिका भी हड़ताल करवाती रही। संध्या के समय बाजार के चौराहे पर एकत्रित विद्यार्थियों ने भाषणबाजी की। लेखिका ने भी जोशीला भाषण दिया, जिसे सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। पिताजी ने के किसी दकियानुसी मित्र, दकियानुसी यानी जो पुराने विचारों के होते हैं, दकियानुसी विचार थे जिनके पुराने विचार थे, ऐसे एक मित्र ने लेखिका के प्रति उनके कान भर दिए। फिर क्या था, उनका क्रोध भड़क गया। यानी उनको क्या कहा, भी देखो आपकी लड़की क्या गुल खिला रही है, भी तुम तो घर में बैठे रहते हो, तुम्हें क्या पता, बाहर जा कर के देखो कहाँ हड़तालें करती है, भाषण देती है, भड़काऊ भाषण देती है। मतलब ऐसे ऐसे जो है उनके पिता को भड़का दिया और वो गुस्सा हो गए कि भी मेरी मान मर्यादा को ये जो है मिट्टी में मिला देगी। उन्होंने लेखिका को घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दे डाली। किंतु तभी नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्री अम्बालाल ने लेखिका को देखते ही उसके जोशीले भाषण की खूब तारीफ की और जिससे पिताजी की छाती गर्व से फूल उठी। इस प्रकार लेखिका पिताजी के क्रोध से बच गई। यानी उसी समय जो है दूसरे एक और दोस्त आ गए जिन्होंने अम्बालाल जी था उनका नाम, जिन्होंने आकर के लेखिका की भाषण की बहुत तारीफ की और इससे जो पिता हैं वो फूले नहीं समाये और इस तरह से वो क्रोध से बच गई। बात यह थी, लेखिका के पिताजी अंतर विरोध में जीवन जी। अंतर विरोध यानी अपने अंतर ही, अपने आप ही, मतलब जैसे विरोध प्रकट हो जाते हैं अंदर ही अंदर, कुछ जैसे कोई बात हमें खाई जाती है और उसके प्रति हम विरोध प्रकट करते हैं। अंतर विरोध आपस में क्वेश्चन आंसर कर लेना अंदर ही अंदर, वैसे अंतर विरोध जो है वो जीवन जी रहे थे। वे नगर में विशिष्ट भी बनना चाहते थे और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक रहते थे।
यानी विशेष व्यक्ति भी हो बने और जो है छवि भी खराब ना हो। वे दोनों चीज़ें एक साथ प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन लेखिकाएँ कहते भी दोनों चीज़ें एक साथ प्राप्त नहीं हो सकती। या तो सामाजिक छवि बना लो या विशेष बन जाओ। जैसे लेखिका है वो भाषण देती तो विशेष बन गई, कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, उसके पिता के आगे उसकी बुराई भी की, तो जो है वो सामाजिक छवि जो है फिर नहीं बना सकते। भाई समाज में अच्छा रहना है तो किसी के विरुद्ध आवाज़ मत उठाओ, अगर विशेष बनना है तो बुराई के विरुद्ध आवाज़ उठाओ। सन 1947 में मई मास में कॉलेज प्रबंधक समिति ने प्राध्यापिका अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने के आरोप में कॉलेज से नोटिस भेज दिया। उधर थर्ड ईयर की कक्षाएं बंद कर दी गई। लेखिका और उसकी 2 सहेलियों को भी कॉलेज से निकाल दिया गया, किंतु लेखिका ने कॉलेज से बाहर रहकर भी आंदोलन जारी रखा और अंततः कॉलेज को थर्ड ईयर खोलना पड़ा। लेखिका को खुशी मिली, किंतु 15 अगस्त 1947 में इससे भी बड़ी खुशी पूरे देश को मिली जब भारत आज़ाद हुआ। यानी लेखिका को ये खुशी तो मिली कि थर्ड ईयर जो है वो खोल दिया गया है और सबको दाखिला मिल गया है, लेकिन उससे भी बड़ी जो खुशी बात थी वो क्या थी लेखिका के लिए या हम सब के लिए? 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये था आपका जो लेसन। एक कहानी यह भी जिसकी लेखिका थी मन्नू भंडारी जी। तो बच्चों आपको ये पाठ जो है समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आई तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।